वेलकम बैक। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से आप देख लीजिए ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। विनियोगों की वसूली नकदीकरण के पश्चात सिंकिंग फंड खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जब आप सिंकिंग फंड बनाते हो, जब डिवेंचर का सिंकिंग फंड बनता है तो उस कंडीशन पे जो सिंकिंग फंड में अमाउंट बच जाता है उसको कहाँ हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो आप सोचिए क्या होगा। पॉइंट नंबर सी और डी तो होना नहीं है, पॉइंट नंबर बी भी नहीं होगा, पॉइंट नंबर ए ही होना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में। ठीक है, तो जो भी सिंकिंग फंड का पैसा बचता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन जोड़े को मेल सही नहीं है। तो अब क्या चीज़ें इसमें हैं जो आपको लग रहा है कि बराबर में नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आप देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। परिवर्तनशील ऋण पत्र, तो डिबेंचर तो कन्वर्टेबल होता ही है, तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है सहभागी पूर्वाधिकार, ये भी सही है। सुरक्षित बंधन पत्र आपको सुरक्षित होता ही है। उसके बाद है अधिकार अंश, नए अंशधारियों को निर्गमित, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अभी नए अंशधारी मतलब नए शेयर होल्डर्स के बारे में आप जानते नहीं, कैसे उसको आप उसमें दे सकते हैं। तो यही आंसर आपका डी वाला गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट, कंपनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदें किस क्रम में लिखी जाती है। मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो कौन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद कौन सा होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग परमानेंस प्रेफरेंस पे बैलेंस शीट बनाते हैं। परमानेंस प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, जो सबसे फिक्स्ड है, मतलब जैसे लैंड बिल्डिंग है, सब फिक्स एसेट्स है, वो ऊपर रहेगा, और जो सबसे लिक्विड है, कैश वैश, एकदम नीचे होगा। तो उसी हिसाब से इसको आप अरेंज कर दीजिए। बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन इसका दिया है, जब PGT 2004 का क्वेश्चन है तो ऐसे ऑप्शन दिया है कि कौन सा A B C D कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आना चाहिए ख्याति, मतलब गुडविल सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि गुडविल भी फिक्स में ही आता है, उसको कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा गुडविल, दूसरा हो जाएगा विनियोग, तीसरा देनदारी, चौथा प्रारंभिक व्यय। तो मतलब एक सीरीज़ में ये 1 2 3 4 ही इसका आंसर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है, तो इसको आपको टिक लगा देना है। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, देखिए हमारे वीडियो में भी ये दूसरी बार आया हुआ है। तो यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 है तो सकल हानि विक्रय कितना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, 1,20,000 को डिवाइड करना है 125 से, 125 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे हुआ क्या है, 1,20,000 को ही सेलिंग प्राइस हमने मान लिया है। ठीक है ना, माल 1,20,000 में ही हमने बेच दिया है, और उसमें जो नुकसान हमारा हो रहा है वो 25% का हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 1,20,000 को 125 से, और फिर उसका 100% निकाल दे रहे हैं इंटू 100 करके। तो आपका आंसर सही यहाँ पे 96,000 ही आएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, सूची को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसमें आप अगर 2 पॉइंट भी अगर मिला देते हो
तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे सबसे इजी इसमें ले लेते हैं, जैसे रोकड़ मतलब कैश हो गया, कैश को चालू संपत्ति कहते हैं। तो ए का 4 हो गया, तो देखिए ए का 4 दो जगह दिया हुआ है, बी और सी का जो हेडिंग है उसमें भी ए का 4 है, इसमें भी ए का 4 है। तो अब आंसर आपका बी और सी में से एक होना है। अब एक और सही आंसर आप ढूंढ लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब और क्या हो सकता है, देखिए लाभ, लाभ क्या होता है हमारा ये सोचिए, या फिर अंश के निर्गमन में क्या होगा, या फिर यंत्र पर बट्टा। अभी यंत्र पर बट्टा क्या चीज़ है, ऐसे कंज्यूमेबल एसेट्स जिस पे हम डिप्रिसिएशन पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस पे आएगा। तो इस तरीके से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी एक आंसर अगर आपको इसमें मिल जाता है तो आपका आंसर इसमें एकदम सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो हमारा लाभ है, लाभ क्या होता है, लाभ एक तरीके से समता अंश पूंजी इसको कहते हैं। मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है, तो अब नेक्स्ट आइए अंश के, अब डी तो पता ही होगा, डी तो इजी है। यंत्र का बट्टा मतलब जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी भी मशीनरी पे, उसी को बोलते हैं यंत्र का बट्टा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका स्थायी संपत्ति में जाएगा। तो देखिए आपका आंसर सी का सी का 3 आएगा, नाम मात्र की संपत्ति। डी का 2 आएगा, स्थायी संपत्ति। यंत्र पर बट्टा जो है वो किस में माइनस होगा, जो भी आपका स्थायी संपत्ति उस पर होगा, तो डी का 2 होगा। तो डी का 2 देखिए अब आपके बी और सी में आंसर में किस में है, तो बी वाले में है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो गया। तो देखिए खाली ए और बी आप ए और डी केवल आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी कम होता है ना। तो एक दो पॉइंट आपने सॉल्व किया, ऑटोमेटिक आपने टिक लगा दिया। ठीक है, तो टाइम बचा के रखिए एकदम। अब आते हैं नेक्स्ट, अंशधारियों पर निधि का राशि क्या होगा। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड की बात हो रही है, तो शेयर होल्डर्स फंड में इसमें क्या चीज़ें आएंगी। तो देखिए शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका इसमें 16 लाख रुपीज़ जो दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल वो आएगा। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी उसमें आप ऐड करेंगे, तो 16 और 2 18 लाख हो गया। फिर उसके बाद जो सरप्लस है वो भी शेयर होल्डर्स फंड में ही आएगा। ठीक है, तो 73 ये भी प्लस करेंगे, प्लस इसमें लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है 41,000 वो भी आएगा। ठीक है, तो ये सब आपने यहाँ तक जोड़ दिया, और उसके बाद जो इसमें आप माइनस करेंगे, केवल आपका इसमें माइनस होगा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 20,000 रुपये का है, प्रारंभिक व्यय, बस यही होगा। बाकी जो 30,000 रुपये का दिया हुआ है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, ये इसमें माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे है आपका वैसे ही रहेगा, तो इसको आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये आप में वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिए, बी आएगा, 18,94,000 रुपीज़ आपका सही आंसर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन अमूर्त संपत्ति है। तो अमूर्त संपत्ति यहाँ पे क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स आप जानते ही हैं, पेटेंट्स होगा। ठीक है, पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट होता है, गुडविल होता है, तो ये याद रखिएगा, ये भी काम ही आएगा आपके। पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, कुछ भी इसमें आंसर हो सकता है। तो आपके में पेटेंट दिया तो पेटेंट आप टिक लगा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि लाभ लागत मूल्य का 25% है तो विक्रय मूल्य 50,000 है, तो लाभ की धनराशि कितनी है। तो विक्रय मूल्य क्या मतलब क्या हुआ, जो हम बेचने जा रहे हैं। ठीक है,
वो मेरा 5,000 रुपये है। और इसमें मतलब इसमें आप क्या करोगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 125 कर दोगे। क्यों? क्योंकि 5,000 ही सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो आपको इसमें निकालना है लाभ कितना है। तो या तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लो, सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो, लाभ निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 आपने कर दिया तो 4,000 आ जाएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस है। 4,000 को 5,000 से माइनस कर देंगे तो आपका 1,000 आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर सी आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर संचित आय में वृद्धि, ठीक है, संचित आय क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। संचित आय का मतलब होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में जो वृद्धि है इनकी 6 लाख रुपीज़ है। और प्रारंभिक व्यय जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये इनका 10,000 है, ठीक है। और जो प्रोविज़न बनाया है इन्होंने वो है 60,000 रुपीज़ का। और जो सामान्य आरक्षण मतलब जो इनका जनरल रिजर्व है वो 10,000 का है। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कोरारोपण से पहले का शुद्ध लाभ। तो कोरारोपण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो मतलब ये इनका वो क्या बोलते हैं उसको, टैक्स देने से पहले जो इनका शुद्ध लाभ होता है उसको अर्निंग बिफोर टैक्स इसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है ना, ठीक। क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये 6 लाख रुपए इनका आय है वो तो रहेगा ही, प्रारंभिक व्यय इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो और ये जो सामान्य आरक्षित कोषा जो ट्रांसफ़र किया गया 10,000 रुपये ये भी जोड़ देंगे। ये दोनों जोड़ देंगे तो आंसर 6,20,000 आ जाएगा। इसको हम लोग दिखाएंगे कि इतना पैसा हमारा इनकम था, ठीक है। क्योंकि जो कर का प्रावधान है वो अलग से बाद में निकाला जाता है। कर का प्रावधान मतलब उतना कर हमने पे कर दिया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 60,000 भी जोड़ देते हैं, लेकिन 60,000 नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि कर का जो प्रावधान, इनकम टैक्स जो भी टैक्स का जो प्रावधान होता है, प्रोविज़न बनाते हैं हम लोग, वो जितना टैक्स पे करना होता है उतना ही प्रोविज़न बनाते हैं। तो इसीलिए उसको एज अ टैक्स ही ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर 6,20,000 है। अब आते हैं नेक्स्ट। किसी ऋण के डूबत हो जाने के दशा में राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। तो आप डूबत ऋण है मतलब बैड डेब्ट्स हो रहा है, तो किस में क्रेडिट करेंगे? तो ये तो आपको आता ही है, बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो पॉइंट नंबर बी है, देनदार खाते में, ठीक है। क्योंकि बैड डेब्ट्स तो आपका नुकसान हो गया तो उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उसके अपोजिट में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ, तो कैपिटल अकाउंट तो आप जानते ही हैं पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। तो आंसर नंबर बी सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रिफर्स टू, तो कंजर्वेशन में क्या होता है, जितने हमारे एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट हमको मिल चुका होता है वो रियलाइज प्रॉफिट हम लिखते हैं, और जितने पॉसिबल लॉस होते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने पहले या दूसरे वीडियो में बताया है ये एकदम डिटेल में, कि जितने भी हमारे पॉसिबल लॉसेस होते हैं, जो भी हुआ भी नहीं उसको हम दिखा देते हैं, लेकिन जो गेन जब होता है तभी दिखाते हैं। तो प्रॉफिट रियलाइज लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। In the absence of any contract, profit arising from the partnership firm is credited to the partner's capital account. तो जहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वहाँ पे सब कुछ इक्वल में ही बढ़ता है। तो पॉइंट नंबर ए आपका सही आंसर है। On the admission of a new partner, if the partnership decided to record the change in the value of the assets and liability in the book but not in the account of the firm is prepared। देखिए, अगर कोई पार्टनरशिप हम जब बनाते हैं, जब कोई दो पार्टनर
3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर जा रहा है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे फर्म के एसेट्स रिवैल्यूएट होते हैं। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो अकाउंट बनाना नहीं चाहते, वो डायरेक्टली चीज़ों को दिखाना चाहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक नया अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, कि अगर खाता नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में अगर फ़र्क दिखाना है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और नहीं तो नॉर्मल केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया, मैं आपको इसका ईजी तरीका बता दूं। जैसे इसमें डिनोमिनेटर 10 दिया हुआ है, देखिए 1/2, 2/5, 1/10, तो सबका डिनोमिनेटर 10 कर दीजिए। तो अब पहले का 1/2 को अगर डिनोमिनेटर 10 करना है तो आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमरेटर से 5 से इंटू कराओगे, डिनोमिनेटर से 5 से इंटू कराओगे तो 5/10 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू 2 कराओगे तो 4/10 हो जाएगा। तो यहाँ 4/10 हो गया, पहले में 5/10, दूसरे में 4/10, ठीक है। अब इसमें कौन जा रहा है, देखिए ए जा रहा है, ए चला गया, ए को हटा दीजिए, तो मतलब 5/10 हट गया, बचा क्या, 4/10 बचा और 1/10 बचा। तो रेशियो क्या होगा, 4:1। सिंपली आपने निकाल लिया। तो इस तरीके से करेंगे जल्दी हो जाएगा आपका। डिनोमिनेटर को सेम करिए, जो बड़ा डिनोमिनेटर है सबको बड़े डिनोमिनेटर से सब में बना दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। तो ऑर्डिनरी के लिए यहाँ पे 20 होता है, और जो बैंकिंग फर्म होते हैं उसके लिए 10 होता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी पूछ रहा है, तो यहाँ 20 है, बैंकिंग फर्म पूछेगा तो 10 कर दीजिएगा। उसके बाद ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर इन केस, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन होता है तो अगर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बढ़ता है तो किधर लिखते हैं, सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में जितना नुकसान होता है वो लिखते हैं, क्रेडिट साइड में जितना इनकम होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अगर पूछता किधर लिखते हैं तो आप लिख देंगे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो याद कर लीजिए कि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में सारा नुकसान और क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए।